नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे अमेरिका भारत सामरिक और साझेदारी फोरम के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस पहुंचे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी। सरकार ने कहा वे संसद के मानसून सत्र में अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। और केंद्र ने 7 सितंबर से मेट्रो रेल संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम USISPF के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग और विश्व की सप्लाई चेन प्रणाली में भारत की स्थिति पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट। इस 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन में शीर्ष स्तर के राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, व्यापार जगत से जुड़े व्यक्ति विशेष भाग ले रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का विषय है US इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। इसमें कई विषय शामिल किए गए हैं, जैसे एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में भारत की संभावनाएं, भारत के गैस बाजार में अवसर, भारत में FDI आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तकनीकी क्षेत्र में समान अवसर और चुनौतियां, भारत प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक मुद्दे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार। अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम USISPF एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने सोमवार को सप्ताह भर के इस सम्मेलन को संबोधित किया था। विदेश मंत्री S जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इस सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। शिखर सम्मेलन में कॉरपोरेट जगत के प्रमुख, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और नेता भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन में कल संगठन के सभी 8 सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों द्वारा आतंकवाद और अतिवाद तथा इनसे एकजुट होकर निपटने के तौर तरीकों सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। श्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। 3 दिन की इस यात्रा में वे सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO और रूस से अलग हुए स्वतंत्र देशों के संगठन CIS की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि वे रूस के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग तथा आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ये श्री राजनाथ सिंह की इस साल जून के बाद दूसरी मॉस्को यात्रा है। श्री सिंह ने 24 जून को मॉस्को में विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस परेड का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ पर किया गया था। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत और अन्य G4 देशों के प्रयासों का जोरदार समर्थन किया है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने एक ट्वीट में कहा कि फ्रांस प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत और G4 के प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। भारत 1 जनवरी 2021 को 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा। महासभा के लिए 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 साल के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप्स पर रोक लगा दी है। इससे मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले देश के करोड़ों लोगों के हितों की रक्षा होगी। ये कदम भारतीय साइबर क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जिन 118 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है, उनमें PUBG मोबाइल, नार्डिक के साथ लिविक, PUBG मोबाइल लाइट, WeChat रीडिंग, साइबर हंटर, लाइफ आफ्टर और वॉरपथ भी शामिल हैं।
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला विभिन्न सूत्रों से इनके बारे में डेटा चोरी की शिकायतें मिलने के बाद किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस तरह से डेटा का संकलन करना और उसका विश्लेषण करना राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है और इससे देश की संप्रभुता तथा अखंडता खतरे में पड़ती है। बयान में यह भी कहा गया है कि यह तत्काल ध्यान देने योग्य अत्यंत गंभीर विषय है जिस पर आपात उपाय के तौर पर कदम उठाने जरूरी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम हों। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कर्मयोगी मिशन मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्य क्षमता कैसे बढ़े और वो प्रभावी कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कर्मयोगी मिशन से रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। एक सरकारी कर्मचारी को सही माने में एक कर्मयोगी का स्वरूप देना ताकि वो देश की सेवा कर्मयोगी की तरह कर सके। तो उसके लिए आज के युग में उसे कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए, उसे क्रिएटिव भी होना चाहिए, उसे इनोवेटिव भी होना चाहिए, उसे टेक्निकली एनेबल्ड भी होना चाहिए। कोई भी बात में वो चूक जाएगा तो वो पर्याप्त या ऑप्टिमम सेवा नहीं दे पाएगा। कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर राजकीय भाषाएं विधेयक 2020 संसद में पेश करने को भी मंजूरी दी गई। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इसमें 5 भाषाएं शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ और उसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेगी। लोगों की मांग पर इसका निर्माण हुआ है। सरकार ने कहा है कि वह संसद के मानसून सत्र में अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार बहस से नहीं भाग रही है और व्यापार सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार सभी मुद्दों पर चर्चा कराएगी। श्री जोशी ने बताया है कि सरकार ने सभी विपक्षी दलों को प्रश्नकाल आयोजित न करने की सूचना दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के सांसद डेरेक ओब्रायन को छोड़कर हर कोई इस प्रस्ताव से सहमत है। श्री जोशी ने बताया कि कोविड के खतरे को देखते हुए शून्यकाल भी 1 घंटे से घटाकर आधा घंटा करने पर सभी सहमत हुए हैं। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की अधिसूचनाओं में कहा गया है कि 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित इस सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा। दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी काम करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए सदनों की बैठक 2 पाली में सुबह 9 बजे से दिन में 1 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह में और लोकसभा की बैठक शाम की पाली में होगी। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य नीलेश शाह ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि अगले साल मार्च या जून तिमाही तक सकारात्मक हो जाएगी। एक वेबिनार में श्री शाह ने कहा कि कोविड महामारी का जीडीपी पर 2 साल तक असर रहेगा, लेकिन हमें चुनौतीपूर्ण स्थिति का लाभ उठाने की जरूरत है, जिस तरह से 1991 में फॉरेक्स संकट के दौरान किया गया था। उन्होंने कहा कि कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं और भारत को उनका स्वागत करना चाहिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहली बार भारत को शीर्ष 50 देशों में शामिल होने में सफलता मिली है। ये सूचकांक कल जारी किया गया। 2019 के मुकाबले 4 स्थानों का उछाल लगाते हुए भारत की रैंकिंग 48 दर्ज हुई है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा तैयार किए गए इस सूचकांक में 131 देशों से जुड़े ताजा वैश्विक रुख और वार्षिक नवाचार रैंकिंग दर्शाए गए हैं।
केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी सरकारी कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्रियों का प्रकाशन बंद कर दिया जाएगा और ये डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगी। सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब डिजिटल या ऑनलाइन तरीका अपनाएंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सभी क्षेत्रों में ई बुक्स के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसी भी मंत्रालय और विभाग में आने वाले वर्ष के दौरान कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी जैसी अन्य सामग्री का प्रकाशन नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे अमेरिका भारत सामरिक और साझेदारी फोरम के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस पहुंचे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी। सरकार ने कहा वो संसद के मानसून सत्र में अंतरांकित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार और केंद्र ने 7 सितंबर से मेट्रो रेल संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। All India Radio presents Northeast Diary, glimpses of the news of the week from the northeastern states. All about the region, a gateway to Southeast Asia, the developments and the destinations to look forward to. News from the art, cultural and entertainment world of the northeastern states of India. All this and more. Every Thursday, 5:30 to 6 p.m. in the evening on 100.1 All India Radio FM News Channel. आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो रेल सेवाएं बहाल किए जाने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मेट्रो रेल का परिचालन इस महीने की 7 तारीख से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने जा रहा है। 12 सितंबर तक सभी मार्गों पर मेट्रो सेवाएं चालू कर दी जाएंगी। शुरू में रेल सेवाएं कुछ अंतराल पर चलाई जाएंगी, जिन्हें धीरे धीरे बढ़ाते हुए 12 सितंबर तक पूर्ण स्तर तक पहुंचा दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में मेट्रो सेवाएं 2 शिफ्टों में उपलब्ध रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में स्थित मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों और मेट्रो कर्मचारियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केवल ऐसे व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी जिनमें कोविड का कोई लक्षण नहीं होगा। स्मार्ट कार्ड और कैशलेस या डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित किया जाएगा। सुरक्षित दूरी का पालन कराने के लिए मेट्रो रेल निगम ट्रेनों को कुछ स्टेशनों को छोड़कर आगे बढ़ाने का भी निर्णय कर सकते हैं। यात्रियों को कम से कम सामान लेकर चलने और धातु के सामान साथ न रखने की सलाह दी जाएगी ताकि स्टेशनों पर जांच में समय कम लगे और असुविधा न हो। इन दिशा निर्देशों के आधार पर दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, मुंबई लाइन 1, जयपुर, हैदराबाद, महामेट्रो नागपुर, कोलकाता, गुजरात और यूपी मेट्रो लखनऊ ने अपनी अपनी मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार कर ली हैं। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 2509 नए मरीजों का पता चला है। संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,79,000 से अधिक हो गई है। अब तक 1,58,000 से अधिक व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 4,481 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं के दौरान कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इन मानकों के अनुसार कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। शारीरिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए संस्थानों में परीक्षा के लिए बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कमरे की क्षमता होनी चाहिए। परीक्षा हॉल और अन्य समान क्षेत्रों में परीक्षा से पहले और बाद में हर बार साफ सफाई और सैनिटाइजेशन किया जाएगा। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर सुधरकर लगभग 77% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 29 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। वर्तमान रोगियों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 3.6 गुना हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 गुना तक पहुंच गई है। इस समय देश में कोविड मृत्यु दर 1.76% है। देश में बीते एक दिन में 10,12,000 से अधिक कोविड जांच की गई। भारत में पिछले 5 महीनों में कोविड जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। इस वर्ष 23 मार्च को कोविड नमूनों की जांच के लिए केवल 160 प्रयोगशालाएं थीं, जो अब बढ़कर 1,614 हो गई हैं। अब तक लगभग 4,43,37,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है।
देश में संक्रमण दर में भी कमी आई है और ये लगभग 8.5% हो गई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 5% से भी कम है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। ये नियंत्रण कक्ष होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की देखभाल और निगरानी करेंगे। राज्य सरकार ने इन सभी नियंत्रण कक्षों में एम्बुलेंस भी आवश्यक रूप से तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों की दिन में कम से कम 2 बार स्वास्थ्य की जानकारी भी ली जाएगी। कोरोना के सक्रिय प्रकरणों में तुलनात्मक रूप से मध्य प्रदेश देश में 17वें स्थान पर है। प्रदेश में रिकवरी रेट भी बढ़कर 76.4% हो गया है। वर्तमान में प्रदेश में 14,337 सक्रिय मामले हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 66,914 है, जबकि अब तक 51,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर सहित 9 जिलों में अपेक्षाकृत अधिक संक्रमण होने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां विशेष सावधानी बरते जाने के निर्देश दिए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात सरकार ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती करने का फैसला किया है। विधानसभा के आगामी सत्र में इस आशय का एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, जो इस संबंध में पहले जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। राज्य के गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने बताया कि इस फैसले से 6 करोड़ 27 लाख रुपए की बचत होगी और इस धनराशि का उपयोग कोरोना महामारी से संघर्ष में किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोविड मामलों की संख्या 8,25,739 तक पहुंच गई है। राज्य के जन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2,01,703 हो गई है। राज्य में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 5,98,496 हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 42,84,000 टेस्ट हो चुके हैं। मुंबई के नजदीक पर्यटन के लिए लोकप्रिय स्थल माथेरान को कल पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इस हिल स्टेशन को कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन होने से मार्च महीने में बंद कर दिया गया था। माथेरान की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटकों पर निर्भर है। हालांकि कोविड-19 के मद्देनजर इस वर्ष 17 मार्च के दिन एक आदेश के जरिए जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने यहां पर्यटकों के आने पर पाबंदी लगा दी थी। कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए ये कदम उठाया गया, लेकिन इसने माथेरान की पूरी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। अब मिशन स्टार्ट अगेन के तहत माथेरान में आने वाले पर्यटकों पर लगी पाबंदी को कल से हटाया गया है। मेयर प्रेरणा सावंत ने माथेरान में आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वे कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करें और पर्यटन का आनंद ले। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में यात्रा संबंधी प्रतिबंधों में कुछ और ढील दे दी है। राज्य में 7 सितंबर से एक जिले से दूसरे जिले के बीच सार्वजनिक परिवहन की अनुमति दे दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने पिछले महीने की 30 तारीख को घोषणा की थी कि सार्वजनिक परिवहन की अनुमति केवल जिले भर में दी जाएगी। हालांकि सरकार ने अब सरकारी और निजी दोनों तरह के ऑपरेटर को अगले सोमवार से एक जिले से दूसरे जिले के बीच यात्रा की अनुमति दे दी है। सरकार का कहना है कि जनता की मांग पर यह निर्णय लिया गया है। शुरुआत में उपनगरीय रेल सेवाओं को भी इस महीने की 15 तारीख तक बंद रखने की बात कही गई थी, जिसमें अब कटौती कर दी गई है। ये सेवाएं भी 7 तारीख से शुरू हो जाएंगी। उसी दिन से चेन्नई में मेट्रो ट्रेन सेवा भी शुरू हो जाएगी। नए सिरे से ढील दिए जाने से राज्य में सड़क परिवहन के सभी माध्यम पूरी तरह से शुरू हो जाएंगे। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। कर्नाटक में कल एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक 9,860 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,61,341 हो गई है। कल राज्य के विभिन्न अस्पतालों से 6,287 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 52.2 हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये शिविर अगले साल मार्च तक चलते रहेंगे। इन खेल प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को खेलो इंडिया ऐप पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पूरे प्रशिक्षण सत्र के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सामाजिक दूरी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक होगा। सामान्य तौर पर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविर अप्रैल से शुरू होकर जनवरी तक आयोजित होते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष ये आयोजन नहीं हो सके। प्रदेश के खेल मंत्री ने कहा कि इसलिए खेल प्रशिक्षण शिविरों के कैलेंडर को मार्च तक बढ़ा दिया गया है, ताकि न
केवल खिलाड़ियों को अतिरिक्त समय मिल सके बल्कि प्रशिक्षकों को भी पर्याप्त समय और भत्ता हासिल हो सके। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मौजूद अखाड़ों और व्यायामशालाओं का पुनरुद्धार कर रही है और शहरी और ग्रामीण इलाकों में मौजूद स्टेडियम और मिनी स्टेडियम के दर्जे में भी बढ़ोतरी कर रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन पर आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। महात्मा गांधी सामुदायिक स्वयंसेवा के मुखर समर्थक थे। उनके आंदोलन और विभिन्न सत्याग्रह को स्वयंसेवकों का बहुत बड़ा समर्थन हासिल था। राष्ट्रपिता ने कहा था कि सेवा का मंच उतना बड़ा है जितना कि विश्व, वहां कभी भी बहुत भीड़ नहीं होती। एक रिपोर्ट। महात्मा गांधी ने स्वेच्छा से किए गए कार्य को एक धार्मिक गतिविधि के रूप में देखा, जो अपने आध्यात्मिक जीवन और समाज दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। उनका कहना था कि आप जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, उसे लेकर आइए। वे इसके माध्यम से स्वयं सेवक और समाज के बीच संबंधों को खूबसूरती से समझाते हैं। गांधी जी ने व्यक्तिगत विकास और अपने आप के जीवन में बदलाव पर बहुत जोर दिया। हालांकि आधुनिक समाज में राज्य की भूमिका का आमतौर पर उन्होंने समर्थन नहीं किया। गांधी जी ने अपने आंदोलनों से जुड़े स्वयं सेवकों को नैतिक व्यवहार के साथ साथ सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को लागू करने के लिए गुजरात और छत्तीसगढ़ को एक साथ जोड़ा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे की कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य और परंपराओं को समझने के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत दोनों राज्यों के लोगों द्वारा अपने अपने राज्यों में सांस्कृतिक आदान प्रदान और अन्य कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। गुजरात में कोविड-19 महामारी से पहले विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रवृत्ति के अनेक कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। अब गुजरात और छत्तीसगढ़ के लोग एक दूसरे राज्य की कला, संस्कृति और इतिहास के बारे में बेहतर समझ रखते हैं। गुजरात के लोगों में छत्तीसगढ़ का खान पान भी काफी पसंद किया जाता है। चीला, फरा, मुठिया, वड़ा, भजिया, पूरण लड्डू, करी लड्डू और खुरमी जैसे व्यंजन गुजरात में काफी पसंद किए जाते हैं। दोनों राज्यों के खान पान में भी काफी समानताएं हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर क्षेत्र और परिसर की रूपरेखा और नक्शे के शुल्क का भुगतान कर दिया है। इस सिलसिले में अयोध्या विकास प्राधिकरण को 2,11,33,184 रूपये का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया गया है। ओडिशा सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा 10 दिन और आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और स्वायत्त महाविद्यालयों के प्रमुखों की बैठक में 30 सितंबर तक परीक्षा कराने में होने वाली कठिनाइयों पर विचार के बाद आयोग से अनुरोध का निर्णय लिया गया। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 6 सदस्यों वाला दल कल 3 दिन के दौरे पर पटना पहुंचा। इस दल में गृह, कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय दल के सदस्यों ने पटना पहुंचने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ के हालात के बारे में जानकारी ली। दल के सदस्य आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिले का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद केंद्रीय दल कल राज्य के मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगा। इस बीच राज्य में 16 जिलों के 83,62,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा या बौछारें पड़ने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान
तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की क्या खास सुर्खियां हैं। जी हां फरहत, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो पबजी समेत 118 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगने की खबर सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दी है। दैनिक जागरण लिखता है, भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए फिर चला दांव। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, चीनी एस पर फिर सर्जिकल स्ट्राइक। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, पबजी बैन से बच्चे हुए मायूस, पेरेंट्स ने किया चिकन डिनर। जम्मू कश्मीर में राजकाज की भाषा बनेगी हिंदी। जनसत्ता लिखता है, आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी। अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमताएं बढ़ाएगा कर्मयोगी। दैनिक ट्रिब्यून में है। देश भर में मेट्रो सेवाओं का संचालन समयबद्ध तरीके से शुरू होने की खबर सभी अखबारों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, 7 सितंबर से 3 चरणों में चलेगी दिल्ली मेट्रो, 12 से सामान्य संचालन। पंजाब केसरी की सुर्खी है, कड़े नियमों से चलेगी मेट्रो, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, 2 शिफ्ट में मेट्रो 5 घंटे का ब्रेक होगा। देश में पहली बार 20 किलोमीटर तक लंबी उड़ान भरेंगे ड्रोन। ट्रायल के लिए 20 कंपनियों को सौंपा काम। दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र आगे लिखता है, जरूरी चीजों की डिलीवरी और रेस्क्यू ऑपरेशंस में लंबी दूरी तक ड्रोन का इस्तेमाल अब संभव होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे अमेरिका भारत सामरिक और साझेदारी फोरम के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस पहुंचे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी। सरकार ने कहा, वह संसद के मानसून सत्र में अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। और केंद्र ने 7 सितंबर से मेट्रो रेल संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।